everyone. Loudly Rari, and my screen is also visible to you. Actually, before starting today's class, I want to ask you all if you have any question regarding the yesterday's class, so you can ask right now, or if not, then we can have an open mic session at the end of this class. सेशन के एंड के ऊपर हम इसके लिए एक ओपन माइक सेशन रखेंगे इसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आप अभी पूछना चाहते हैं कोई ऐसी क्वेरी आपकी है so you can put that into the message box. Okay. जी, अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। जी, आज के लिए आज के सेशन के लिए मैंने जो क्वेश्चन अभी आपके सामने यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज आवर लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2025 अक्टूबर नवंबर के अंदर जो भी आपका सेशन हुआ है लास्ट जो मोस्ट रिसेंट अभी आपका जो पेपर आया है वो मैंने निकाला। ठीक है। अ, इस पेपर को इस क्वेश्चन को करने का जो मेन मकसद है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जो अभी प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपके पास क्वेश्चंस आते रहे हैं उनसे। जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस आते रहे हैं उसके अंदर हमने जब भी कोई काम किया है वो सिंपली हमारे पास टास्क होता था। 2D अरे है, 2D अरे के अंदर हमने 2 डायमेंशंस के अंदर जो हमारे पास जितने भी नंबर्स मौजूद हैं रो वाइज कॉलम वाइज हमने उनका सम करना है। हमने कल वाली क्लास के अंदर भी ऐसे ही देखा था कि जो हमारे पास डेटा आ रहा था उसके अंदर हमने रो वाइज डेटा लेंथ वेट और उसका एरिया सेव करवाया था और फिर उसके साथ हमने जो थर्ड कॉलम है उस थर्ड कॉलम का हमने सम भी किया था। तो और यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है जो 2D अरे का या 15 मार्क क्वेश्चन जो अभी तक आते रहे हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हार्डली शायद आपका एक पेज पे ही कंप्लीट हो जाए या 1.5 पेज पे कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने कल किया तो कल एक बहुत लेंथी सोल्यूशन बना था आपका। यहाँ पे सोल्यूशन इसका बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, शॉर्टर होगा, लेकिन उसको आपने बड़े ध्यान से तवज्जो से समझना है कि हम 1D अरे को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एज अ काउंटिंग इंडेक्सेस। जैसे आपके पास सिंपल एक काउंटिंग स्टेटमेंट होती है। हम दो तरह की स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, एक हमारे पास टोटलिंग स्टेटमेंट होती है, एक हमारे पास काउंटिंग स्टेटमेंट होती है। काउंटिंग स्टेटमेंट क्या है कि किसी एक वेरिएबल के अंदर हमने कोई एक वैल्यू ऐड की है, कोई कांस्टेंट हमने ऐड की और वापस उसी वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड काउंटिंग स्टेटमेंट। अब ये तो हमने सीख लिया था कि एक वेरिएबल हमारे पास गिवन है, एक बॉक्स है, इसका नाम हमने एक्स रख दिया, तो यस इट इज पॉसिबल कि हम इसको इंक्रीमेंट कर दें। बट अगर इसी तरह हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस मौजूद हैं और हर बॉक्स को एज अ काउंटिंग स्टेटमेंट के तौर पर यूज करना है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले किसी पेपर के अंदर नहीं देखा कि किसी अरे को हम एज अ काउंटिंग स्टेटमेंट भी यूज करें। तो आज की क्लास के अंदर हम एक ये नया जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये काम कैसे किया जाएगा। फिर इसके अलावा हमारे पास एक रैंडम फंक्शन जो है वो यूज होता है। रैंडम फंक्शन हम यूज करते हैं टू जनरेट रैंडम नंबर्स। हम देखेंगे कि रैंडम नंबर्स हम कैसे जनरेट कर सकते हैं और वो रैंडम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आएंगे, उनको सेव कैसे करवाया जाएगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के अंदर वो सेव करवानी है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो सबसे मेन टास्क है हमारा वो है कि हमने इसको एक डायग्राम की फॉर्म के अंदर मेंशन करना है। हमने इसकी एक डायग्राम बनानी है।
हमने इसका एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाना है ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो पहले कि क्वेश्चन में आपसे कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ताकि आपको ट्रांसलेशन में आसानी हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, in the first line, he says a program is required to test the fairness of random number generator. The one dimensional array random number is used to store 100,000 random integers. Okay जी, हमारे पास सबसे पहला एक टास्क, एक कंपोनेंट हमारे पास आ गया जिसमें उसने आपको कहा है कि वी नीड अ वन डायमेंशनल अरे, 1D अरे, जिसका नाम उसने बता दिया हमें, नेम इज रैंडम नंबर। और इसके अंदर हमने 100,000 रैंडम इंटीजर सेव करवाने। The two-dimensional 2D array counted number is used to store the integers 1 to 10 inclusive and the frequency of each integer, the number of times each integer was generated. एक काउंटेड नंबर, एक 2D अरे है हमारे पास, सेकंड कंपोनेंट आ गया हमारे पास कि हमने एक 2D अरे डिफाइन करनी है और उस 2D अरे के अंदर हमने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कि कोई एक नंबर हमारे पास कितने टाइम्स आया है, हमने उसको सेव करवाना is used to store the integers 1 to 10, उसके अंदर इंटीजर भी हम सेव करें, and the frequency of each integer, the number of times each integer was generated, और कितने टाइम्स हर इंटीजर आपका जनरेट हुआ। Write a program that meets the following requirement. Now, random integers between 1 and 10 inclusive. First of all हमें देखना है कि in the range, range हमारी क्या है, this is your range of random numbers, इसको हम कहते हैं range of random integers। और ये जो आपके पास 100,000 गिवन है बेटे, ये है क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है कि इतने नंबर्स आपने जनरेट करने हैं। आपने क्या करना है, इतने नंबर्स आपने जनरेट करवाने हैं कि आपके पास 100,000 इंटीजर्स आने चाहिए। ओके, देन द सेकंड पॉइंट इज स्टोर ईच इंटीजर इन द अप्रोप्रिएट अरे। एक अप्रोप्रिएट अरे के अंदर उसको सेव करना है, जब कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा तो उसको हम इस अरे के अंदर सेव करवा देंगे। ठीक है, calculate the frequency of each of the integers 1 to 10 and store these values in the appropriate array. Okay. Now, frequency क्या है? Frequency है occurrence, कि वो कितने टाइम्स जनरेट हुआ है। जितने टाइम्स वो जनरेट होगा उतने टाइम्स हमने उसको काउंट करना है। अब यहाँ पे जो काउंटेड नंबर है, ये हमारे पास 2D अरे है। 2D अरे के अंदर हम उसको सेव करवाएंगे, जिसके अंदर हमारा जो एक साइड के ऊपर एक कॉलम के अंदर नंबर सेव होते जाएंगे, दूसरे कॉलम के अंदर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेव होगी। मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये कैसे सेव होगा इसके अंदर। फिर उसके बाद वो कहता है सॉर्ट द कंटेंट्स ऑफ द काउंटेड नंबर अरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि हमने जो है वो सॉर्ट करना है अरे को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। जो हमारे पास सेकंड कॉलम होगा उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज भी करना है। तो ये अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि हमने बबल सॉर्ट जो पढ़ा है पेपर 2 के अंदर, वो कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है कि जितना डेटा हमारे पास गिवन है, जैसे हमें 1D अरे के अंदर तो हमने देखा है कि सॉर्टिंग वाले क्वेश्चंस आपने देखा होगा, ट्रेस टेबल के क्वेश्चंस बहुत सारे आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आपके पास 2D अरे का कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम आज ये भी सीखेंगे कि बबल सॉर्टिंग को, जो बबल सॉर्ट है उसको हम 2 डायमेंशनल अरे के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर calculate the chance of generating each of the integer 1 to 10 rounded to 4 decimal places, कि ये जो उसकी फ्रीक्वेंसी आई है कि वो नंबर कितने टाइम्स जनरेट हो रहा है, हमने उसको राउंड ऑफ करना है तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक। जैसे हमने कल किया था 2 डेसिमल प्लेसेस तक, बिल्कुल वैसा ही काम हम करेंगे। राउंड लिखेंगे, ब्रैकेट में उसका जो पैरामीटर है वो पास करेंगे, कॉमा लिखेंगे और फिर 4 लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। और फिर यूज द फॉर्मूला। अब ये उसका फॉर्मूला है कि वो कितने टाइम्स जनरेट हो सकता है हर एक नंबर। Output each of the integer 1 to 10 in the order they are stored in the counted number array। फिर उसके बाद हमने डेटा अपना आउटपुट करवाना है, उसके अंदर हमने मेक श्योर करना है कि जितने भी हमारे पास डेटा आइटम्स आउटपुट हो रहे हैं तो दे आर स्टोर्ड इन द काउंटेड नंबर अरे।
काउंटेड नंबर अरे के अंदर जिस ऑर्डर के अंदर हमने उसको सेव किया हुआ है, क्योंकि जब हमने उसको सॉर्ट कर लिया होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसकी जो ऑकरेंस है उसकी वजह से नंबर आगे पीछे हुए होंगे, तो हमने उसी सीक्वेंस के अंदर उसको आउटपुट भी करवाना है। मैं अभी इसको आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, अलॉन्ग विद द चांस ऑफ जनरेटिंग देम। और फिर साथ आपने ये भी बताना है कि उसका क्या चांसेस थे कि हम उसको कितने टाइम जनरेट करें। ठीक है। अब द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स अ 2D अरे इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब देखिए उसने यहाँ पे एक बहुत क्लेवर पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसने यहाँ लिखा हुआ है कि 2D अरे की सॉर्टिंग का कोड गिवन है, और वो कोड किस फॉर्म के अंदर उसको लेके जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। लेकिन हमें उसने यहाँ पे बोल्ड करके मेंशन किया हुआ है कि हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि अच्छा यार, ये 2D अरे का कोड तो गिवन है, इसी को बस कॉपी करो लिख दो तो ये काम हो जाएगा। नहीं, ये जो सूडो कोड अभी आपको यहाँ पे गिवन है ये इनकम्प्लीट है, इसको आपने कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पे अगर देखें तो अरे का नाम उसने सिंपली ए मेंशन किया हुआ है, तो आपके पास तो अरे ऐसी कोई है ही नहीं जिसके नाम ए हो, आपके पास तो अरे का नाम कुछ और है। तो यहाँ पे हम जब इसको कंप्लीट करेंगे तो इसमें हम अरे का नेम भी मेंशन करेंगे। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अ, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इक्वेशन हमें क्या कह रहा है। हमारे पास एक वन डायमेंशनल अरे होनी चाहिए। ये हमारे पास एक वन डायमेंशनल अरे आ गई, इसके अंदर मल्टीपल इंडेक्सेस हैं। इसका नाम हमारे पास क्या है, इसका नाम है रैंडम नंबर। ठीक है, इसके ऊपर इंडेक्सेस हैं, मैक्सिमम इंडेक्स इसका 100,000 तक जा रहा है। फिर हमारे पास एक 2D अरे है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको जो तरीका करवाने जा रहा हूँ वो आपको हेल्प आउट करेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम एक जनरल ऐसी चीज सीखेंगे जो आपका एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उससे मल्टीपल क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल सके। ये हमारे पास इसके कॉलम्स हैं, ये हमारे पास इसकी रोज हैं, ये हमारे पास इसके टोटल रोज हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम है रैंडम। अब रैंडम जो है वो एक नंबर जनरेट करता है, और उस नंबर की जो लेंथ है, उसकी जो जनरेशन है, इसको अगर हमने 10 नंबर्स को जनरेट करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 9, और फिर साथ में मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, राउंड राउंड कॉमा 0, और फिर जो यहाँ से आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे। अब पहले मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाऊं कि ये भाई हमने किया क्यों है, हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब इसके अंदर जब हम यहाँ पे डेटा को सेव करवा रहे हैं, इसके अंदर जब हमने अपने डेटा को लेके आए हैं, तो इसके अंदर रैंडम जो एक फंक्शन है वो मल्टीप्लाई कर रहा है उसको 9 से। जब 9 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक नंबर जनरेट हो रहा है जिसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 9 के दरमियान आ रही है। ठीक है। अब हमें नंबर कहाँ से कहाँ तक रिक्वायर्ड है, हमें नंबर रिक्वायर्ड है 1 से 10 तक। लेकिन ये जो रैंडम फंक्शन है ये सिर्फ इंटीजर नंबर जनरेट नहीं करता, ये आपको एक रियल नंबर जनरेट करके देता है। रियल नंबर का मतलब डेसिमल में आता है नंबर। हमें जो नंबर रिक्वायर्ड है, इसे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ बेटे, वेट अ मिनट। हमें जो नंबर रिक्वायर्ड है उसकी जो रेंज है वो 1 से 10 तक है। सही हो गया।
तो हमने फिर इस फंक्शन को उस तरह से यूज करवाना है, हमने इसको, इसकी वर्किंग उस तरह से करवानी है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अंदर वो रेंज फॉल करे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 1 to 10 इंक्लूसिव। ओके। ओके। यहाँ पे मैंने लिखा रैंडम मल्टीप्लाई बाय 9 इट विल जनरेट अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9, लेकिन ये एक रियल नंबर होगा। अगर ये रियल नंबर है तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ इस तरह से करना है कि लेट से उसने एक नंबर जनरेट करके दिया आपको 0.125। ठीक है। अब इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं टू 0 डेसिमल प्लेसेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नंबर हमें, हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। अब हमें मिनिमम नंबर क्या रिक्वायर्ड था? 1, तो मैंने इसमें एंड पे लिखा हुआ है +1, तो इसमें आप +1 करेंगे तो मिनिमम नंबर आपके पास क्या आ जाएगा? 1। फिर इसी तरह से अगर उसने एक नंबर जनरेट करके दिया आपको 0 to 9, अब 0 to 9 में अगर आपके पास कोई एक नंबर जनरेट हो गया, लेट से वो 9 ही हो गया, ठीक है, और होल नंबर आ गया हमारे पास, उसका 9 उसने जनरेट करके दे दिया हमें, तो उसमें हम +1 करेंगे तो इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी जनरेट हो रही है और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी जनरेट हो रही है। तो ये इसका बेसिक पर्पस है इस फंक्शन को यूज करने का, कि हम इस फंक्शन के अंदर किस तरह से वैल्यूज को करवा सकते हैं। 0 to 10 है तो बेटा आप इसको यहाँ पे +1 नहीं करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपने इसको 10 लिख देना है, तो ऑटोमेटिकली 0 to 10 आ जाएगा। +1 आप इसको स्किप कर दें। +1 यहाँ पे इसलिए किया ताकि जो मिनिमम रेंज है वो एक्सक्लूड हो जाए बस। ठीक है। ओके। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट, हमने ये तो अंडरस्टैंड कर लिया कि रैंडम नंबर जनरेट कैसे हो रहा है। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया है तो उस रैंडम नंबर को हमने कहाँ पे सेव करना है। जो भी रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने उस रैंडम नंबर को जाके सेव करवा देना है ऊपर वाली जो रैंडम नंबर है ना उसके अंदर। लेट्स से हमारा नंबर जनरेट हुआ और वो नंबर था 7। ठीक है। अब क्योंकि ये पहला नंबर है तो मैंने इसको सिंपली ला के इसके अंदर 7 सेव कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड, नाउ आई नीड टू काउंट कि 7 मेरे पास कितने टाइम्स आया है। मेरे पास ये एक अरे पड़ी हुई है जिसके अंदर ये मल्टीपल इंडेक्सेस पड़े हुए हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जो 7 है, उसने कहा था कि जो काउंटेड नंबर अरे है इज यूज टू स्टोर द इंटीजर्स 1 to 10 इंक्लूसिव एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटीजर द नंबर ऑफ टाइम ईच इंटीजर वाज जनरेटेड। हमने वो नंबर भी सेव करना है। नंबर तो हमने यहाँ पे सेव कर लिया कि जो इंडेक्स हमारे पास आया है उसी इंडेक्स पे जाके पहले कॉलम के अंदर आप वो नंबर सेव कर लें। उस नंबर के सेव करने के बाद उसकी जो अक्रंस है कि वो कितने टाइम्स आया है वो आप नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर सेव करवा लें। यहाँ पे अभी अगर आप देखें इस पॉइंट के ऊपर तो यहाँ पे कोई वैल्यू सेव नहीं। 7 1 टाइम आया तो इस कॉलम को मैंने +1 कर दिया। ठीक हो गया। ओके। अब ये एक नंबर जनरेट हो गया, उसकी अक्रंस भी हमने सेव कर ली। नेक्स्ट जो नंबर मेरे पास जनरेट हुआ वो नंबर था 4। ठीक है। अब 4 है, पहले तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया कि 4 यहाँ पे आप सेव कर दें। ओके। फिर उसके बाद अगला काम क्या है, हमारे पास इसकी ऑकरेंस हमने सेव करनी है। 4 हमने जो नंबर है वो यहाँ पे सेव कर दिया और अब ये कितने टाइम्स आया? अभी 1 टाइम आया। फिर हमारे पास एक थर्ड नंबर जनरेट हुआ और वो थर्ड नंबर दोबारा हमारे पास क्या आ गया? 7। तो 7 ऑलरेडी सेव्ड है। ठीक है, इसको हम सेव रहने देंगे। इसको सेव रहने देने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। अब इस 1 को हमने +1 कर देना। यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, इसको हम +1 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। कि अब हमारा जो नंबर है वो एक और दफा जनरेट हो चुका है। यानी पहले 1 आ रहा था, अब इसको हमने 2 कर दिया क्योंकि हमारे पास 7 अब 2 टाइम्स जनरेट हो चुका है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करें। फिर एक और नंबर जनरेट हुआ और वो फिर 7 था। तो फिर क्या होगा? जहाँ पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है उस पे आके हमने उसको इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके। फिर एक नंबर आया हमारे पास, लेट से वो आया है 5। तो अब 5 में क्या करेंगे? यहाँ नंबर सेव होगा 5 और यहाँ पे हमने उसको +1 कर दिया। अब बेटा वो, जी जी, ऊपर ये जो नंबर्स हैं ये यहाँ पे सेव होते रहेंगे। आई थॉट कि ये चलता रहेगा। सही, जो नंबर्स हमारे नीचे जनरेट होंगे वो तो ऊपर सेव होते रहेंगे।
यस, उसमें वो तो सिंपल एक टास्क है ना, वो तो जो नंबर आपका जनरेट होना है आपने उसको 1 डी अरे के अंदर सेव करवाना ही करवाना है। जो मेन पार्ट है वो है ये फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, अब ये 5 आ गया, फिर उसके बाद दोबारा हमने जनरेट किया नंबर तो हमारे पास 2 आ गया। ओके जी, 2 हमने यहाँ पे सेव कर दिया, और 2 को सेव करने के बाद यहाँ पे हमने आके 2 की जो फ्रीक्वेंसी है उसको काउंट कर लिया। फिर एक नंबर जनरेट किया, हमारे पास वो नंबर आ गया जी 4। अब 4 में आए तो 4 में हमारे पास पहले से क्या पड़ा हुआ है, 1। तो इस 1 पे हम +1 करेंगे तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर इसी तरह से नेक्स्ट एक नंबर जनरेट हुआ, वो हमारे पास 7 आ गया था। तो फिर हमने क्या करना है, 7 जनरेट हुआ था, 7 को हमने काउंट करना है दोबारा से, और यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो दैट मीन्स कि आपने 50% आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन रह गई है कि आपने इस पूरे पार्ट को किस तरह से ट्रांसलेट करना है सूडो कोड के अंदर। अगर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो आपने 50% अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये लॉजिक अंडरस्टैंड हो गई है, अगर आपने ये पेपर के अंदर इस तरह से बना लिया है, दैट मीन्स किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपसे कहीं पे कोई मिस्टेक होती भी है, रीचेक करते हैं आप, तो ये स्ट्रक्चर जब आपके सामने बना होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आप किस पॉइंट के ऊपर मिस्टेक करें। हमारे पास टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर कोई एक छोटी सी मिस्टेक होगी पेपर 15 मार्कर क्वेश्चन के अंदर, उसको निकालना, उसको सॉल्व करना, उसको ठीक करना, ये एक बड़ा टफ जॉब हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि जब आपने 15 मार्कर क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने उसका ये स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गई है, तो बताइए, हम फिर आगे फर्दर, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी उजैर, मेरे पास आपकी क्यूरी आ गई है, मैं आपको आंसर कर देता हूँ उसका। जी, एनी अदर क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग? हाँ जी, रैंडम में सबसे मैंने इसलिए +1 किया है क्योंकि ये जो नंबर हमारे पास मौजूद था, ये हमें एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है जिसकी रेंज 0 से 9 है। हमें चाहिए 1 से 10 इंक्लूसिव, तो इसलिए मैंने इसमें +1 किया है कि जब वो नंबर 0 जनरेट करे तो उसमें वो +1 कर दे, ताकि हमारे पास जो लोअर बाउंड्री है वो 1 हो जाए और जो मैक्सिमम बाउंड्री है वो हमारे पास 10 आ जाए। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीज डिफरेंट है, जो हमने कल क्वेश्चन किया था या आप प्रीवियस जितने क्वेश्चंस करते आए हैं 15 मार्कर क्वेश्चंस, उसमें वो हमेशा आपको ये कहता है कि आपने जो अरेज हैं वो डिक्लेयर नहीं करनी। अरेज आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, वेरिएबल आपके डिक्लेयर हैं, आपने उसको डिक्लेयर नहीं करना। बट इन दिस पार्ट इसको केयरफुली रीड करना है, ये जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं इसको बहुत केयरफुली आप लोगों ने रीड किया करना है। यू मस्ट यूज pseudocode to program code and add comments to explain how your code works. All arrays, variables or constant used must be declared for this algorithm. कि आपने अरेज जो यूज करनी है, आपने जो वेरिएबल यूज करने हैं, आपने जो कांस्टेंट यूज करने हैं, उनको अब आपने डिक्लेयर भी करना है। और उसके साथ साथ उसने ये भी बताया, ऑल इनपुट एंड आउटपुट मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेजेस। ये हमने कल वाली क्लास के अंदर भी बात की थी कि जब भी आप कोई एक वेरिएबल में किसी अरे के अंदर डेटा को इनपुट करवाएंगे तो यू मस्ट इंक्लूड सूटेबल मैसेज विद दैट इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर देखें, हमें तो ये पता चल रहा है अभी इस क्वेश्चन को देखते हुए कि सर 1 डी अरे भी रिक्वायर्ड है हमें, सर हमें 2 डी अरे भी रिक्वायर्ड है, इसका तो हमें पता चल गया। बट सर हमें आइडिया नहीं हो पा रहा कि अभी मैंने जब क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं किया तो मैं कौन कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। तो इसका सिंपल हल क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन देखते हैं ना, तो क्वेश्चन के नीचे आपके पास ये स्पेस अवेलेबल होती है, आपने इस स्पेस को एम्प्टी छोड़ देना। आपने टॉप के ऊपर थोड़ी सी स्पेस एम्प्टी छोड़ देनी है। मोस्टली हर क्वेश्चन के पहला जो पेज होता है उसके नीचे इस तरह से आपके पास लाइंस अवेलेबल होती हैं, 5 से 6 लाइंस आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना।
उसके बाद आपने नीचे से प्रोग्राम कोड अपना लिखना स्टार्ट करना है। कोशिश करें कि आप उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये नेक्स्ट पेज अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करूँ राइट साइड से। जो लेफ्ट साइड के ऊपर बॉटम पे स्पेस अवेलेबल है, इसको मैं एम्प्टी छोड़ दूँ। ओके, वाई डू वी लेफ्ट इट एम्प्टी? इसलिए कि जब हमें पता है कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हमने यूज करने हैं, और वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डिक्लेयर होना जरूरी होता है। अरे को यूज करने से पहले उसका डिक्लेयर होना जरूरी होता है। तो हम ये स्पेस एम्प्टी छोड़ देते हैं फॉर दैट डिक्लेरेशन। हमें जिन डिक्लेरेशंस का पता है वो डिक्लेरेशंस जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमें डिक्लेरेशन का पता है कि सबसे पहले हमने एक अरे डिक्लेयर करनी है। चले इसी बहाने आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अरे को हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। हमें सबसे पहले अरे डिक्लेयर करनी है रैंडम नंबर colon, we add a keyword of array. This is going to be the one dimensional array, and this will contain 100,000 elements. And then we are going to mention the data type of this array, and that would be integer. ठीक है, random number is the identifier, array is the keyword, ब्रैकेट में जो वन लिखा है दैट इज योर लोअर बाउंड, इसको हम कहते हैं दीज आर द टेक्निकल नेम्स गिवन टू द इंडेक्सेस। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ये कि अरे का मिनिमम इंडेक्स और मैक्सिमम इंडेक्स उसका टेक्निकल नेम क्या है। तो द टेक्निकल नेम इज कि जो मिनिमम वैल्यू लिखी होती है इसको हम कहते हैं कि दिस इज योर लोअर बाउंड और दिस इज योर अपर बाउंड। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। और ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने अवेलेबल है, ये आपके ए लेवल्स का 2017 का क्वेश्चन भी है। इस तरह का क्वेश्चन ए लेवल्स के अंदर 2017 के अंदर आ भी चुका है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब भी अपने आप को प्रिपेयर करें पेपर 2 के लिए तो कुछ चंक ए लेवल्स का जरूर सॉल्व किया करें लाजमी। ओके, अब ये होगी हमारे पास वन डी एरे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे टू डी एरे की। अरे का नाम उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ था, दैट नेम इज काउंटेड नंबर। एंड देन वी आर गोइंग टू मेंशन कि ये भी एक अरे है। एंड देन वी आर गोइंग टू मेंशन टू इंडेक्सेस, हमने दो इंडेक्सेस बताने हैं। अब जो टोटल हमारे पास टू डी अरे है उसमें टोटल रोज हमें कितनी रिक्वायर्ड है, दैट वुड बी 10। हमें कैसे पता चला 10? क्योंकि जो नंबर्स हमने जनरेट करने हैं उसकी रेंज 1 से लेके 10 के दरमियान में। ठीक है, जो नंबर्स हमने जनरेट करने हैं उसकी रेंज जो है वो 1 से 10 के दरमियान में, इसलिए हमें इसका आइडिया हो रहा है। ओके, तो रोज हमें रिक्वायर्ड है 10। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1:10। इसका मतलब है कि रो में जो मिनिमम इंडेक्स है दैट विल बी 1 और मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है 10। फिर यहाँ पे हम लगा रहे हैं कॉमा, फिर हम लिख रहे हैं 1:2 और उसकी डेटा टाइप हम आगे मेंशन करेंगे दैट विल बी इंटीजर। ठीक है, तो जो पहला नंबर हमने यहाँ पे लिखा है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास रोज के लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड है। ये हमारे पास जो कॉलम्स हैं ये उसके लोअर एंड अपर बाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा कौन सा वेरिएबल है अभी हमें आइडिया नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहे। हम करेंगे क्या कि जब हम अपना सूडो कोड लिखेंगे हम अपने पास से जो वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड होगा उसको हम यूज करते जाएंगे, और एट द एंड उसको पिक करेंगे और यहाँ पे इस पोर्शन में जो एम्प्टी स्पेस आपने छोड़ी है यहाँ पे लाके डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो एक आपकी कटिंग भी कम होगी, आपको कंफ्यूजन कम होगी कि अच्छा ये वेरिएबल इसकी डेटा टाइप कुछ और होनी चाहिए थी मैंने कुछ और लिख दी है। आप उस सारी जितना भी आपका वो जो एक हैसल है ना उससे आप बच जाएंगे। ठीक है ना। तो जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए उसका ये मेन एक गोल है, टाइम बचाना है हमने। टाइम कैसे बचेगा? यूज करें उस वेरिएबल को जहां पे वो यूज हो रहा है, जो उसकी डेटा टाइप है अपनी मर्जी से आप उसको यूज करें। यूज करने के बाद एट द एंड व्हेन यू आर डन विद द क्वेश्चन यहाँ पे लाके आप उसको डिक्लेयर कर दें। ठीक हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट। द मेन पार्ट इज कि हमने अब जनरेट करने हैं 1 से लेके 100,000 तक नंबर। अब मैं आपको फिर एक दफा रिपीट कर रहा हूँ कि इस काम को करने के लिए दो तीन तरीके हो सकते हैं।
मैं आपको वो एक तरीका बताऊंगा जो आप मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि जहां पे आपने किसी भी एक अरे को यूज करना है फॉर अकाउंटिंग स्टेटमेंट, आप उसको वहां पे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। सबसे पहला टास्क क्या है कि वी नीड टू जनरेट 100,000 नंबर्स जिनकी रेंज हो 1 से 10 के दरमियान में। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम वो नंबर्स को जनरेट करने जा रहे हैं। फॉर काउंट हमने नंबर्स जनरेट करने हैं जी, 100,000 नंबर्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 to 100,000। ठीक है, ये हमारे पास एक लूप आ गया। अब यहाँ पे वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा। रैंडम नंबर जब हमने उसके जनरेट करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल जो भी फंक्शन हमने बनाया था राउंड वाला वो लिख रहा हूँ, रैंडम स्टैटिक 9। ठीक है, कॉमा 0, और उसमें फिर हमने +1 कर दिया। तो ये एक नंबर उसने जनरेट किया होगा। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करवा लेता हूँ नंबर में, एक वेरिएबल के अंदर उसको मैंने पहले सेव करवाया। ठीक है, अब इस नंबर को मैंने वेरिएबल में पहले सेव कराया, उसके बाद मैं उसको अरे में सेव कराऊंगा। उसकी रीजन क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब ये नंबर हमने इसको सेव कराना है अरे के अंदर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं रैंडम नंबर, ये हमारी अरे का नाम है। काउंट विल बी योर इंडेक्स वैल्यू 1D अरे में, और जो नंबर यहाँ से जनरेट होगा वो 1D अरे के अंदर सेव होगा। बट वी ऑल्सो नीड टू काउंट द फ्रीक्वेंसी, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी भी काउंट करनी है। सही है ना? तो जब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी काउंट करनी है, अब एक काम ये हो सकता है कि हम पहले यहाँ पे इस लूप को एंड करें। यहाँ पे लूप को एंड करने के बाद फिर हम दोबारा से जो उसके अंदर इसके अंदर जो है ना वो एक काउंटिंग स्टेटमेंट लगाएं और देखें कि भाई वो इफ एल्स लगा के कौन सा नंबर कितनी दफा आया है। वो बहुत लेंथी काम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो नंबर हमारे पास जनरेट हुआ है, हम इसको यूज कर लें एज एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ काउंटेड नंबर। जैसे कि अगर हमारे पास 7 जनरेट हुआ था, तो 7 को कॉलम 1 के अंदर भी सेव कर दिया जाए, और उसकी जो अक्रंस है उसको हम दूसरे कॉलम के अंदर +1 कर लें। हमारा जो बहुत लेंथी कोड है वो बहुत स्मॉलर हो जाएगा, हमें बार बार अलग अलग चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी, और हमारा जो मेन गोल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं वही काम करने जा रहा हूँ। अरे का नाम था हमारे पास काउंटेड नंबर। काउंटेड नंबर कौन सी अरे है? 2D अरे है। 2D अरे के अंदर नंबर विल बी यूज एज अ रो वैल्यू, कॉमा 1, कि जो नंबर जनरेट हुआ है उसको आप कॉलम 1 के अंदर सेव करवा दें। सही हो गया? नाउ इन द कॉलम 2 यू वांट टू ऐड द ऑपरेंड्स कि हाउ मेनी टाइम्स दैट नंबर वाज जनरेटेड। तो उसके लिए क्या करेंगे? सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉमा 2, कि इसमें आपने +1 करना है। पूरी स्टेटमेंट आप यहाँ पे दोबारा लिखें, नंबर कॉमा 2 +1। सही है? अब ये स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है कि जो कॉलम आपने चूज किया सेकंड वाला, उसमें जो भी नंबर पड़ा हुआ है, उसमें जो भी वैल्यू आपके पास स्टोर्ड है, आपने उसमें +1 करना है। +1 करने के बाद आपने
उसको वापस उसी कॉलम के अंदर सेव भी करवा देना। सही हो गया जी। तो ये सिंपल टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। अब अगला काम क्या है? हमने दो काम बल्कि तीन काम कर लिए। नंबर वन, हमने 100 जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी 100 टाइम्स, जो 100,000 टाइम्स हमने जो रैंडम नंबर था वो जनरेट कर लिया। नंबर टू, हमने उस नंबर को 1D अरे के अंदर सेव भी कर लिया है। नंबर थ्री, हमने उसकी जो अक्रंस है वो भी हमने काउंट कर ली है, उसकी हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो काउंट होती हुई नजर आ रही है कि हमने उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे काउंट कर लिया कि वो नंबर कितने दफा जनरेट हुआ था। ओके, अब यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, नेक्स्ट काउंट। अब जब ये लूप हमारा कंप्लीट होगा तो इस लूप के अंदर हमारे पास जो नंबर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी उसके अंदर आके हमारे पास सेव हो चुकी होगी। यानी एक पूरा जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर एक साइड के ऊपर नंबर पड़े होंगे कॉलम वन के अंदर, और कॉलम टू के अंदर हमारे पास उसकी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। ओके, आफ्टर दैट अब इसके बाद अगला काम हमारा क्या है? अगला काम ये है कि हमने अब इसको सॉर्ट करना है। पहले हम इसके कमेंट्स ऐड कर लेते हैं। The above given code will generate 100,000 integers in the range 1 till 10 inclusive. All numbers will be saved in 1D array random numbers। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट हो गया। 2D अरे, 2D अरे इसका नाम हम मेंशन करेंगे कि 2D अरे हम कौन सी यूज करें। 2D अरे है, उसका नाम है counted number will be used to save the frequency of each integer। ये जो 2D अरे है, जो सेकंड हमारा कॉलम है, वो 2D अरे का यूज होगा हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अगला काम क्या है? हमारा डेटा जनरेट भी हो चुका है, सॉर्ट उसमें सेव भी हो चुका है। अगला काम है कि हमने अब इसको सॉर्ट करना है। अब इसको सॉर्ट करने के लिए हम जो सूडो कोड हमारे पास यहाँ पे उसने बताया हुआ था उसी को यूज करेंगे और उसको कॉपी कर लेते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ था जी। उसने सबसे पहले यहाँ पे उसने लिखा हुआ एफ है, उसको ट्रू करवाना है। हम यहाँ पे मीनिंगफुल वेरिएबल नेम यूज करेंगे। एफ को हम रिप्लेस कर देंगे विद फ्लैग। ठीक है, और फिर आई है, इसको हम काउंटर से रिप्लेस कर देते हैं। ए है, ये हमारे पास काउंटेड अरे पड़ी हुई है। T1 T2 है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे टेम्प वन से, और इसको हम रिप्लेस कर देंगे टेम्प टू से, ताकि मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स हो हमारे पास, उसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। ओके जी, इसको मैं एक मिनट दोनों साइड्स पे ओपन कर लेता हूँ ताकि एक साइड पे कोड आ जाए। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसकी सॉर्टिंग करें। सॉर्टिंग करते हुए हमने उसके जो फ्लैग वैल्यू है वो हमने यूज करना है। सबसे पहले जो फ्लैग है उसको उसने ट्रू रखवाया हुआ है, तो हमने भी यहाँ पे ट्रू रख दिया। फिर उसके बाद उसने वाइल लिखा हुआ है, वाइल फ्लैग, ये लिखा हुआ है जी, वाइल फ्लैग डू। वाइल फ्लैग, अच्छा यहाँ पे अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो कहते हैं सर यहाँ पे उसने आगे कंडीशन तो लिखी नहीं है, वाइल फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू या वाइल फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स।
तो जब सिंपल इतना सा लिखा हो ना वाइल फ्लैग, तो इसका मतलब है कि वो कंपैरिजन कर रहा है विद ट्रू, वाइल फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू। और अगर लिखा हो नॉट फ्लैग, इसका मतलब वो उसमें फॉल्स एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो वैल्यू फॉल्स होगी तो तब लूप चलेगा हमारा। तो वाइल फ्लैग दैट मीन्स कि वाइल द फ्लैग इज ट्रू, तो जब तक फ्लैग ट्रू है तब हमारा लूप चल रहा है। ओके, फिर इसके बाद जैसे ही हम लूप के अंदर आते हैं तो हमने जो फ्लैग की वैल्यू है उसको फॉल्स कर देना है। फिर उसके बाद उसने हमें एक फॉर लूप दिया हुआ है, हम उसका नाम रख लेते हैं जी काउंट। उसने क्योंकि सिंगल एक अल्फाबेट लिखा हुआ तो हम उसका एक मीनिंगफुल नेम रख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स लिखना चाहें तो वो भी मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है, थोड़ा सा काउंट हम पहले यूज़ करते आए हैं, हम यहाँ पे इंडेक्स को यूज़ कर लेते हैं। वाइल इंडेक्स, अब ये स्टार्ट होगा 1 से और ये जाएगा 9 तक। सर हमारे पास तो टोटल 10 लोकेशंस हैं, आपने लूप 9 तक क्यों लगाया है? मेजर क्वेश्चन। ओके, देखिए जब हम डेटा को स्वैप करते हैं, जब हम अरे के अंदर डेटा को सॉर्ट करते हैं, तो उसमें ये एक रूल होता है कि वो लूप जिसके अंदर आपने इसका कंपैरिजन करके उन दोनों वैल्यूज को स्वैप करना है, तो उनकी स्वैपिंग में जो टोटल मैक्सिमम इंडेक्स होता है उससे एक कम जो है वो लूप हम चलाते हैं। अगर हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं 10, तो हम लूप चलाएंगे 9 तक। अगर 100 है तो हम लूप चलाएंगे 99 तक। अगर 2000 है तो लूप चलाएंगे 199 तक, 999 तक। ठीक है, क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे, देखें अगर हमारे पास 9th लोकेशन आती है तो 9th लोकेशन का जो डेटा होता है वो कंपैरिजन किसके साथ हो रहा होता है? 10th के साथ। अगर हम 10th लोकेशन पे चलाएंगे, अगर हमारा लूप 1 से 10 तक चलेगा तो हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे होंगे? 11th के साथ। तो 11th तो इंडेक्स ही हमारे पास मौजूद नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से हमेशा हम उसको 1 लेस देन द टोटल लोकेशंस चलाते हैं। ओके, अब क्योंकि हमारे पास रोज यहाँ पे 10 है तो हमने लूप अपना चलाया 1 से 9 तक। ओके, अगला पार्ट क्या है? अब हमने इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर किसका होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी कहाँ पड़ी हुई है? सेकंड कॉलम के अंदर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट नेम ऑफ अरे इफ काउंटेड नंबर ब्रैकेट में इंडेक्स कॉमा 2। ठीक है, पहले इंडेक्स की वैल्यू को, यानी कि पहले रो के अंदर जो पहला नंबर आ रहा है इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्केच कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पड़ा हुआ है लेट से 4, यहाँ पड़ा हुआ है 20। ठीक है, तो हमने अब कंपैरिजन किसको करना है? ये 1 नहीं 1 2 है, ये 1 2 है। हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, 4 और 20 को। अगर 4 जो वैल्यू है वो हमारे पास, या बल्कि नहीं कहना, इसका नाम करते हैं 40। हाँ, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, उसमें करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सॉरी, इसको हम 4 ही करने देते हैं जी। हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो हमने करना ये है कि अगर 20 जो हमारे पास आगे वाला डेटा है, अगर पहला डेटा आइटम 4 अगर वो लेस है 20 से, तो हमने इन दोनों को स्विच करना है। जब हम इन दोनों को स्विच करेंगे तो इनके अंदर यहाँ पे इसमें जो नंबर्स पड़े होंगे, जो 1 2 पड़ा हुआ है उसको भी हमने स्विच करना है, क्योंकि उसकी जो अकरेंस है जब वो चेंज होगी तो जो नंबर हमारे पास 1 कॉलम के अंदर पड़ा हुआ है वो नंबर भी हमने साथ में चेंज करवाना है। क्योंकि जो ऑकरेंस है, जैसे अभी 4 आ रहा है तो 4 ऑकरेंस किसका है? 1 का। 20 ऑकरेंस किसका है? 2 का। तो अगर हम 4 और 20 को स्वैप कर रहे हैं तो इन दोनों की स्वैपिंग के अंदर हमें वो नंबर भी साथ में स्वैप करना है, हमें साथ में वो नंबर भी स्वैप करना है। अगर आप नंबर स्वैप नहीं करेंगे तो वो जो ऑकरेंस है सिर्फ वो चेंज हो जाएगी और आपका डेटा सारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, उसके अंदर अनोमली आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा है वो हमारे पास उसकी जो ऑकरेंस है वो डिस्टर्ब होगी। तो अगर पहले इंडेक्स का डेटा स्मॉलर है फ्रॉम द डेटा सेव एट द नेक्स्ट इंडेक्स, अब नेक्स्ट इंडेक्स कैसे लेके आएंगे सर? सिंपली हम यहाँ लिखेंगे इंडेक्स +1 कर देंगे, कॉमा 2 कर देंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉमा से पहले कुछ भी लिखा हो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। कॉमा के बाद आउटर लूप है, इनर लूप है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी है,
वो किसको करता है? कॉलम को, ठीक है। तो सेकंड में जब हम 20 को देख रहे हैं तो उसकी रो कौन सी है? 2, कॉलम कौन सा है? 2। तो पहली रो में सेकंड कॉलम का डेटा अगर स्मॉलर है सेकंड रो में सेकंड कॉलम के डेटा से, तो हमने इन दोनों को स्वैप करना है। अब इन दोनों की स्वैपिंग के लिए हम यहाँ पे एक temp1 यूज कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि डेटा टाइप सेम है ना, तो हम एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने दो वेरिएबल यूज किए हुए हैं तो हम दो ही करेंगे। temp1 हम यहाँ पे लिखेंगे काउंटेड नंबर, पहले जो इंडेक्स की वैल्यू है कॉमा 2, पहला जो वैल्यू थी उसको उठा के temp1 में रख दिया, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है उसको हम प्रीवियस में लाके सेव करते हैं, काउंटेड नंबर इंडेक्स कॉमा 2। इसके अंदर क्योंकि ये वाला डेटा तो हमने टेम्प में रख दिया ना, तो हम इसको अब ओवरराइड कर सकते हैं विद द नेक्स्ट डेटा आइटम, काउंटेड नंबर इंडेक्स +1 कॉमा 2, ठीक है जी। तो जो अब सेकंड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो हमने प्रीवियस इंडेक्स यानी पहले इंडेक्स के अंदर सेव करवा दिया। अब जो हमने टेम्प के अंदर डेटा रखा था उसको नेक्स्ट इंडेक्स पे हम मूव करवाने जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट काउंटेड नंबर इंडेक्स +1 कॉमा 2 temp1, ठीक है जी। अब इससे क्या हुआ कि कॉलम 2 के अंदर जो वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई हैं वो हमारी स्वैप हो चुकी हैं। सही हो गया? ओके। अब इसके साथ ही यहाँ पे हम एक छोटा सा कमेंट जो है ना वो ऐड कर लेते हैं। ये क्या कर रहा है? स्वैप द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए, ऑफ कॉलम 2। इसका काम क्या है कि ये सेकंड कॉलम की जो वैल्यूज हैं उनको स्वैप करें। ओके, इसके बाद अगला काम है, हमने अब जो फर्स्ट कॉलम है उसको भी स्वैप करना है। टेम्प 2 में जो पहले कॉलम की वैल्यूज हैं उनको भी स्वैप करना है, तो उनके लिए हम लिख रहे हैं काउंटेड नंबर, ब्रैकेट में आएगा इंडेक्स कॉमा 1। ये आप कॉमा 1 पहले जो कॉलम पहले रो में पहले कॉलम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको आप सेव करवाएं। फिर आफ्टर दैट काउंटेड नंबर इंडेक्स कॉमा 1 नंबर इंडेक्स +1 कॉमा 1। उसका जो डेटा है जो नेक्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसको आप प्रीवियस इंडेक्स के ऊपर सेव करवा दें। और एंड पार्ट में टेम्प 2 वाला जो पॉइंट है बेटे वो हम यूज करें ना, देखें पहले एक वाला पहला हमने यूज किया कॉलम 2 के लिए, उसको हमने डेटा को स्वैप कर लिया। जो दूसरा है वो फिर हम कॉलम 1 के लिए यूज करें, क्योंकि उसने T1 T2 यूज किया हुआ है, इसलिए हमने टेम्प 1 टेम्प 2 रख लिया उसका नाम। अगर आप एक ही टेम्प यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉलम्स की डेटा टाइप सेम है। तो आफ्टर फर्स्ट स्वैपिंग आप सेकंड कॉलम के लिए एक ही जो है वो यूज कर लें, वो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर नहीं किया हुआ तो हम इसलिए वो नहीं करें। क्वेश्चन के अंदर उसने अलग अलग किया हुआ है, तो हम भी हर कॉल दोनों कॉलम्स के लिए अलग अलग कर रहे हैं उसको। ओके जी, कॉलम सॉरी काउंटेड नंबर इंडेक्स +1 कॉमा 1 में जो टेम्प की वैल्यू है वो मैंने सेव करवा दिया।
सही हो गया जी। और उसके अलावा उसने हमें क्या कहा था कि जो फ्लैग है उसको हमने ट्रू कर देना है। तो इस लूप के अंदर हम फ्लैग को ट्रू कर देंगे। फ्लैग यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद एंड इफ, और फिर आ जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स। अगर आप देखें तो मैं कोड को इंडेंटेशन के साथ लिख रहा होता हूँ। इंडेंटेशन क्या होती है? फ्रॉम द लेफ्ट साइड एक प्रॉपर स्पेसिंग होती है। जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर हमारे पास अगर आप देखें तो एक प्रॉपर स्पेसिंग आ रही है लेफ्ट साइड से ना, कि पहले फॉर है, फिर उसके अंदर इफ आर है, फिर उसके इफ के अंदर अगला जो काम है वो थोड़ा सा आगे करके लिखें। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो इसके कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन एक अच्छा वे है लिखने का। आपको रीचेकिंग में भी आसानी होती है, आपको पता चलता है कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पे एंड हो रही है। और इसके बाद फिर हमने एंड वाइल करना है। तो ये हमारे पास एंड वाइल हो जाएगा। यहाँ तक ये काम हो गया कंप्लीट। ठीक। ओके, जरा थोड़ा वापस चलते हैं, देखते हैं हमने कौन सा काम कर लिया और कौन सा काम रह गया। जी, जनरेट 100,000 नंबर्स, डन। उसको अप्रोप्रिएट एरिया में सेव करना है, डन। फ्रीक्वेंसी सेव करनी है, ये भी हो गया है। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, इट इज ऑल्सो डन। कैलकुलेट द चांस ऑफ जनरेटिंग ईच ऑफ द इंटीजर 1 to 10। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उसको जो उसके जो चांसेस हैं कि हर नंबर कितनी दफ़ा हमारे पास जनरेट हुआ होगा, तो हमने वो आउटपुट करवाना है अभी। तो हम उसको आउटपुट करवाते हैं, उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ भी करते हैं, देखते हैं इसको। Output each of the integer 1 to 10 in the order they are stored in the counted number। हाँ, वो कितनी दफ़ा सेव है 1 to 10, उसी ऑर्डर के अंदर, जिस ऑर्डर के अंदर वो सेव हुआ हुआ है, हमने उसी डेटा को वहां से आउटपुट करवाना है। तो इसको आप करवा लेते हैं जी, 1 by 1। यहाँ पे इसके नीचे हम कमेंट ऐड कर देते हैं जी इसका, once and for all this above code will sort the 2D array according to the frequency stored in कॉलम 2। कॉलम 2 के अंदर जो उसकी फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं दोनों कॉलम्स को। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो आखिरी पार्ट हमारे पास अब रह गया, हमने जो पूरी अरे पड़ी हुई है, एक तो हमने उसको बताना है कि अच्छा वो एक जो नंबर है वो कितने टाइम्स जनरेट हुआ होगा। ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर हमने ये भी आउटपुट करवाना है कि उसकी जो चांसेस थे कि वो कितने हैं, हमने उसको राउंड ऑफ भी करना है। उसको हमने जो फॉर्मूला उसने दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी वाला, दिस वन, ये हमने फॉर्मूला यूज करना है, चांस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय दिस। तो जो नंबर हमारे पास सेव होगा रे के अंदर उसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपल, और फिर वहां से हम उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल जो डेटा है वो है जी 10 डेटा आइटम्स है, 10 रोज है हमारे पास। हम सिंपल एक लूप पुटअप करते हैं। हमने उसका नाम रख लिया है फॉर काउंट, और उसमें मिनिमम जो वैल्यू है वो 1 है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 10 है। तो 1 से 10 तक वैल्यू आ गई। इसके बाद अगला जो टास्क इसने यहाँ पे मैं बताया हुआ था कि वी नीड टू आउटपुट द वैल्यू। तो हम पहले लिखते हैं जी आउटपुट द चांस ऑफ, ये एक स्ट्रिंग बन गई, कॉमा, हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी, जो नंबर हमने रखा हुआ है उस नंबर को हमने आउटपुट करना है। काउंटेड नंबर, ये 2D अरे का नाम आ गया। काउंट रो वैल्यू, कॉमा 1। क्योंकि अब जो डेटा है वो सॉर्ट हो चुका होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो भी हमारे पास पहले कॉलम के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है हमने पहले उसको आउटपुट करवाना है, तो वो वैल्यू आउटपुट होगी। ओके, द चांस ऑफ नंबर, फिर एक स्ट्रिंग अकरिंग इज। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा आउटपुट कंप्लीट होगा। और उसके बाद हमने फिर आउटपुट करवाना है उसकी जो वैल्यू है उसको हमने राउंड ऑफ भी करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं राउंड, अरे का नाम हमने मेंशन किया है काउंटेड
नंबर ब्रैकेट में इंडेक्स का काउंट, इंडेक्स आ गया उसका, काउंट विल बी यूज एज द रो नंबर इंडेक्स, और फिर उसके साथ उसकी जो वैल्यू है वो पड़ी हुई है हमारे पास सेकंड कॉलम में। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है किस पे, 100,000 पे। ओके। अब ये एक पूरा यहां से यहां तक एक पैरामीटर है, ये जो वैल्यू, इसका जो आंसर आएगा उसको वो 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेगा। ठीक है, काउंटेड नंबर ब्रैकेट में काउंट कॉमा 2, यहां से हमारे पास जो एक आंसर आएगा उसको वो राउंड ऑफ करेगा अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस तक, और फिर वो उसको आउटपुट करवा देगा। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू 1 बाय 1। ये लूप चलता जाएगा, और पहले इंडेक्स 1 पे करेगा, फिर 2 पे करेगा, 3 पे करेगा, और पूरा क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये इसका कमेंट ऐड कर दें, दिस above code will output the chance of every random number generated in the range 1 till 10 inclusive। ठीक है जी। तो ये इस तरह 1 बाय 1 सारा टास्क आपका कंप्लीट हो गया जी। आज कोशिश मैंने की है कि एक हर छोटे से छोटे पॉइंट को हम बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर करें। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं इसका। सबसे पहले जो हमारे पास कोड था, वी वर सपोज टू जनरेट 100,000 नंबर्स, तो हमने सबसे पहला इस कोड के अंदर वो 100,000 नंबर्स जनरेट किए, और उनको हमने रैंडम नंबर्स के अंदर सेव करवा दिया जो एक 1D अरे थी, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास 1D अरे के अंदर लीनियर ऑर्डर के अंदर सेव हो चुके हैं। फिर इसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसको करने के एक दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो ये है जो मेथड अभी आपके सामने मौजूद है। एक मेथड ये भी हो सकता है कि आप पहले इसको अरे में सेव कर लें, और फिर हर नंबर को जाके उसकी इफ कंडीशन लगा के उसको सेपरेटली काउंट करते जाएं, लेकिन वो एक तरह लेंथी मेथड हो जाएगा। तो हमने एक शॉर्टर वे लगाया है जिसमें हम नंबर को जो जनरेट हुआ उसको यूज किया एज एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ काउंटेड नंबर, और वहां पे जाके हमने उस अरे का जो रो वैल्यू है उसके अंदर +1 कर दिया। फिर उसके नीचे कमेंट आ गया, जब ये लूप हमारा कंप्लीट होगा बेटे, तो इस लूप के कंप्लीशन के बाद आपके पास 100,000 नंबर जनरेट हो चुके होंगे 1 से 10 तक, और उसकी जो ऑकरेंस है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो भी हम सेव कर चुके हैं काउंटेड नंबर कॉलम 2 के अंदर। फिर आफ्टर दैट वी नीड टू सॉर्ट दिस अरे इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। तो हमने जो लूप उसने ये जो आधा पार्ट जो था ये उसने लिख के दिया हुआ था, तो हमने सिर्फ अपने वेरिएबल्स लिखे हैं और उनको यहाँ पे यूज किया। अच्छा जी, एक पार्ट रह गया इसमें जो आपको बताया था। अब इसमें देखिए हमने कौन कौन सा वेरिएबल यूज किया है। हमने फ्लैग यूज किया, टेम्प 1 यूज किया, टेम्प 2 यूज किया। तो हम इनको यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर फ्लैग, इसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन। डिक्लेयर टेम्प 1 टेम्प 2 कॉलन इंटीजर। इन दोनों के डेटा टाइप हमारे पास इंटीजर है। जो सेम डेटा टाइप्स होती हैं उनको हम एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं बाय राइटिंग सेपरेशन कॉमा। ठीक है। तो और तो हमने इसके अलावा कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। कुड यू काइंडली एक्सप्लेन द डिसेंडिंग ऑर्डर कोड वंस। जी बेटे, देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा है कि जो काउंटेड नंबर इंडेक्स कॉमा 2 है, पहला वाला जो डेटा है वो हमारे पास क्या मिल रहा है हमें, 4। अगर 4 लेस है विद द नेक्स्ट डेटा आइटम, नेक्स्ट डेटा आइटम हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 20। अगर ये कम है तो ये सिंपल हमने उसको सॉर्ट करने के लिए लिखा है कि पहले इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको आप टेम्प में सेव करवाएं,
करवाने के बाद फिर आपने उसका जो पोर्शन है, जो सेकंड इंडेक्स के ऊपर डेटा आइटम पड़ा हुआ है, उसको आप फिर फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर सेव करें। ठीक है? जब आप उसको फर्स्ट इंडेक्स के अंदर सेव करवा लेंगे, तो जो टेम्प के अंदर आपने डेटा रखा हुआ था, उसको फिर आप सेकंड इंडेक्स के ऊपर ले जाएँ। यानी हो ये रहा है। अच्छा हाँ, अभी मैं आपको ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यहाँ से मुझे याद आया, मैं अभी आप लोगों को वो भी बताता हूँ। अच्छा, हो ये रहा है कि पहले इंडेक्स का जो डेटा था वो हमने एक टेम्प में सेव कर लिया। फिर हमने सेकंड इंडेक्स का जो डेटा है वो टेम्प 1 की जगह, जो पहले वाला इंडेक्स है वहां पे हमने सेव करवाया। यानी 20 या 4 पड़ा हुआ है ना, तो अब 4 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। और नीचे 20 पड़ा हुआ है, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हमने इन दोनों को, डेटा एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया। यानी कि जो एक लोकेशन का डेटा है वो दूसरे लोकेशन के साथ स्वैप हो रहा है। ये आपकी फिक्स लाइंस हैं, आप इनको मेमोराइज कर लें, याद कर लें। हर दफा जहां पे भी आपके पास कोई इस तरह की सॉर्टिंग का कोड आ रहा होगा, स्वैपिंग का आ रहा होगा, तो हम इसी तरह से काम करेंगे। अच्छा, एक चीज जो आई वॉन्ट यू पीपल टू मेमोराइज, या आई वॉन्ट यू पीपल टू लर्न अबाउट, कि वो है कि आपने ये देखना है कि हमारे पास जब कोई एक अरे आती है, तो उस अरे के अंदर आ, हम सॉर्टिंग जो करते हैं, वो तो एक तो ये हो गया ना कि जिसमें हमने एक थर्ड मेमोरी लोकेशन को यूज करके किया। एक पेपर में, ये मेरी एक जजमेंट है, एक डिफरेंट क्वेश्चन मैं अपने पास से ये बना रहा हूँ कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ये कोई छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये कोई 15 मार्कर के अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10। एक वेरिएबल है बी, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 3। ठीक है? अगर हमने इनको स्वैप करना हो, तो इनकी स्वैपिंग का मेथड ये होता है, जो अभी तक हमें पता है, कि हम टेम्प के अंदर ए को सेव करते हैं, फिर ए में मैं वैल्यू सेव करवा देता हूँ बी की, और फिर मैं बी के अंदर वैल्यू सेव करवा देता हूँ टेम्प की। यही काम अभी हमने वहां पे भी किया। इस एग्जांपल से आपको वो वाला जो कोड मैंने लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा। अब आप देखिए, टेम्प में क्या, ए में क्या पड़ा हुआ है, 10, तो टेम्प में क्या आएगा, 10। बी में वैल्यू क्या है, 3। ए में वैल्यू इस लाइन के बाद क्या आ जाएगी, 3। टेम्प में क्या पड़ा हुआ है, 10, तो बी में क्या चला गया, 10। तो आफ्टर दिस कोड वी नाउ हैव ए, उसके अंदर डेटा स्टोर है हमारे पास 3, और बी उसके अंदर डेटा स्टोर है 10। जब भी हम स्वैपिंग करते हैं, हमें एक थर्ड लोकेशन की जरूरत पेश आती है, लाजमी। क्योंकि अगर हम इस तरह से लिख दें कि ए में आप बी सेव करवा दो और बी में फिर आप ए सेव करवा दो, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि इससे तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी। ठीक है? इस तरह से नहीं किया जा सकता। बट अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि स्वैप ए विद बी विदाउट यूजिंग थर्ड मेमोरी लोकेशन, हाँ जी, आप क्या करेंगे? अब आई डोंट नो कि आपने ये चीज पहले पढ़ी है कि नहीं। अब ए और बी है, हमने इन दोनों को स्वैप करना है, लेकिन हमने जो थर्ड लोकेशन है ना उसको यूज नहीं करना, जो टेम्प वाली वैल्यू है उसको यूज नहीं करना। तो अब आपने याद रखना है कि हम इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कैसे? हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आपने लिखने हैं, तीन एक्सप्रेशन आएंगे। पहले आपने लिखना है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, फिर आपने लिखना है बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, और आपने लिखना है ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। जब आपके वेरिएबल दोनों ए और बी इन तीन लाइन से क्रॉस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ए और बी स्वैप हो जाएंगे। इसका हमें प्रूफ चाहिए, देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 10। बी की वैल्यू क्या है, 3। ए प्लस बी करेंगे, तो ए में अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13। आपको पता है कि हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्ट्स हैं, जिसमें से एक कंस्ट्रक्ट आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है कि वन बाय वन, टॉप टू बॉटम, जब भी हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा जो कोड होता है वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ओके, दैट मीन्स कि व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेकंड एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ ए इज नाउ 13। बी की वैल्यू क्या है, बी इज स्टिल 3।
तो मैं जब यहाँ पे 13 - 3 करूंगा तो बी में डेटा क्या आएगा जी? 10 आ जाएगा। ओके, फिर अब ए में भी वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 13। बी में डेटा क्या पड़ा हुआ है? 10। और ए में वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो आफ्टर दिस हमारे पास अब ए के अंदर डेटा आइटम पड़ा हुआ है 3, बी के अंदर डेटा आइटम पड़ा हुआ है 10। इस तरह का कोई क्वेश्चन अभी तक आपको पास पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, बट चांसेस आर देयर कि अगर पेपर में कोई एक नई चीज आनी है, कोई नया एक उसने कॉन्सेप्ट चेक करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फिक्स वैल्यूज हैं, फिक्स क्वेश्चंस हैं, हर दफा वही क्वेश्चन आते जाएंगे, कोई एक नई चीज भी आ सकती है। जैसे जैसे हमारा थ्रेशोल्ड ऊपर जा रहा है, अगर आपने देखा हो लास्ट मई जून के अंदर हमारा जो थ्रेशोल्ड था वो 123 पे स्टार चला गया, हाईएस्ट एवर। तो अगर वो थ्रेशोल्ड को नीचे लाना है या उसको थोड़ा सा उन्होंने कंपेटिटिव थोड़ा सा उसका जो गैप है दरमियान में उसको थोड़ा सा कम करना है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ नए स्टाइल के क्वेश्चंस पेपर में डालेंगे। और अगर आप अभी रिसेंट ईयर्स के पेपर्स को देखें जो 2025 का भी आया है, उसके अंदर भी उसने प्रोसीजर फंक्शंस के क्वेश्चंस भी डालना शुरू किए हुए हैं। तो प्रोसीजर फंक्शन का जो पार्ट है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने अपने लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया था, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ जो आप पूछना चाहते हैं, कोई भी पार्ट जो आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, तो यू मे आस्क नाउ एंड आफ्टर दिस वी आर फ्री। जी, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी।